तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, नेक्स्ट हम बताने लगे थे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हमने एसिड और बेसिस के बारे में बताना है कि कितनी इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो इनकी स्ट्रेंथ को किस तरह से हम बता सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने पीएच और पीओएच का एक रिलेशन डिराइव किया, उसी तरह हम इसकी भी एक डेरिवेशन निकालते हैं। सपोज करें मेरे पास कोई एक एसिड है, मैं एक जर्नल एसिड ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जर्नल एसिड है HA। अगर मैं इस एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करती हूँ, मैंने ये एसिड लिया, इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया और मेरे पास क्या होगा, एसिड क्या करता है, एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। तो जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ये क्या बना देगा, A-, और ये प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। और आपको याद होगा मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि आप H3O पॉजिटिव लिख लो या H पॉजिटिव लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू लिखूँ तो क्या होगा, Kc किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, A- कंसनट्रेशन, और कंसनट्रेशन ऑफ, मैं H पॉजिटिव यूज़ कर रही हूँ, H3O पॉजिटिव लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप जो मर्जी यूज़ कर लो, दोनों इक्वल होते हैं। तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये मेरे पास एक Kc का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने लास्ट जो पीएच और पीओएच का रिलेशन किया था, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि वाटर की कंसनट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो मैं इस कांस्टेंट को यहाँ पर इसके साथ लेकर आती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, H2O, और यहाँ पे रह गया A- कंसनट्रेशन और H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय HA कंसनट्रेशन। ठीक हो गया। अब Kc और Kc और H2O की कंसंट्रेशन, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पिछले टॉपिक में हमने लिखा था Kw, वहाँ पे हमने Kw लिखा था क्योंकि हम वहाँ पे वाटर की आयनाइजेशन करवा रहे थे, यहाँ पे हम एसिड की डिसोसिएशन करवा रहे हैं। तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो एसिड की डिसोसिएशन का कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे Kc और H की कंसंट्रेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया कांस्टेंट आएगा विच इज़ इक्वल टू Ka। Ka स्टैंड्स फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो Ka किसके इक्वल आ जाएगा, A- H पॉजिटिव और HA। अब HA हमने कहा हुआ है कि कोई भी एक एसिड है, हमने सिर्फ जर्नलाइज किया है, यहाँ पे HCl, H2SO4, HNO3 कुछ भी हो सकता है। हमने जस्ट एक जर्नल रिलेशन बताने के लिए ये काम किया है कि Ka का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या निकल आया, ये निकल आया हमारे पास। A क्या है, इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस, ऐसे ही है ना, एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो जो चीज़ बनी वो कॉन्जुगेट बेस बनी, वो यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और HA, जो भी आप एसिड यूज़ करोगे, HCl, H2SO4, HNO3 कुछ भी, तो ये आपके पास Ka का एक्सप्रेशन आ गया। अब जिस तरह हमने बात की कि इनकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में होती हैं और बहुत छोटी होती हैं, हम इनको डील नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इनका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो Ka का भी जब मैं नेगेटिव लॉग लूँगी तो वो क्या बन जाएगा, Pka। अब ये क्या बन गया, Pka। अब यहाँ से आपने ना रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज़ को समझिएगा। HA की वैल्यू, HA किसकी वैल्यू है, एसिड की। अब मैथ का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास जैसे ये 2/4 है और 4/2 है, 2/4 का आंसर क्या आएगा, 0.2, 1/2 मतलब 0.5, और इसका आंसर क्या आएगा, 2। अब देखो नीचे वैल्यू बड़ी थी, आंसर छोटा, नीचे वैल्यू छोटी हो तो आंसर बड़ा होता है, मतलब ये इनवर्स रिलेशन होते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ से एसिड की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, Ka की वैल्यू उतनी कम होगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा एसिड की वैल्यू ज़्यादा होने से एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या इसकी वैल्यू कम होने से एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो एसिड वो अच्छा होगा जो अपना कंप्लीट प्रोटॉन डोनेट कर दे, जो कंप्लीटली प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो उतना अच्छा एसिड है। अगर ये अपने सारे प्रोटॉन यहाँ से जितने भी हम मोल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे प्रोटॉन डोनेट कर दें
तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कुछ रह जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा ये कन्वर्ट होगा इसकी कंसंट्रेशन उतनी कम रह जाएगी। तो इसका मतलब जितनी इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम बचेगी ये उतना अच्छा एसिड होगा। तो इसका मतलब एसिड की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी एसिड उतना अच्छा होगा। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो Ka की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एसिड जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना अच्छा एसिड होगा। अगर ये सारा डिसोसिएट हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम रह जाएगी। तो इसकी कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है एसिड अच्छा है। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब Ka का आंसर ज़्यादा आएगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ जितना Ka का आंसर ज़्यादा आएगा मेरा एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। समझ आ गई? अगर Ka ज़्यादा आएगा तो pKa उसका क्या आएगा, P का मतलब नेगेटिव लोग है ना, तो वो उल्टा कर देता है। अगर Ka ज़्यादा होगा तो pKa क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका Ka जितना उतना ज़्यादा होगा और pKa उतना कम होगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास एक एसिड है और उसके pKa की वैल्यू एक की वैल्यू 2 है और एक की वैल्यू 4 है, ये pKa एक एसिड का है, ये pKa दूसरे एसिड का है। मुझे बताएं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो 2 वाले की pKa वैल्यू 4 ज़्यादा है, 2 कम है। तो जितना pKa कम होगा Ka उतना ज़्यादा होगा, एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एसिड की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। जिस तरह हमने एसिड की स्ट्रेंथ निकाली है इसी तरह हम यहाँ पर बेस की स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। बेस की स्ट्रेंथ किस तरह से, इसका भी एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं। मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखती हूँ, नीचे डेरिवेशन करती हूँ। मैंने कोई एक जर्नल बेस लिया। बेस क्या होती है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके। तो मैं यहाँ पे एक बेस ले रही हूँ B-। इसको मैंने वाटर में डाला और इसने वाटर का एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और ये बन गया BH, और इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया OH-। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं Kc की वैल्यू लिखूँ तो वो क्या होगी, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है BH और उसके बाद OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप करूँगी कि अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन को इसके साथ ले आऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, Kc को वाटर से रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो नया कांस्टेंट आएगा Kb, क्योंकि इस बार मैंने बेस को डिसोसिएट करवाया है। तो ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट आया ये बेस के लिए आया है। Kb स्टैंड्स फॉर बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल आ जाएगा BH OH इनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B-। तो ये एक जर्नल रिएक्शन निकल आया। इसी तरह अगर मैं इसका भी नेगेटिव लॉग ले लूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, तो वो किसके इक्वल बनेगा PKb। सेम केस, जितनी B की वैल्यू कम होगी Kb उतना ज़्यादा होगा। K दूसरे कलर से लिखती हूँ, जितना Kb ज़्यादा होगा बेस उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और Kb जितना ज़्यादा होगा PKb उतना कम होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? तो यहाँ से आप एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास डाटा गिवन हो, आपके पास कंसंट्रेशन एसिड की या कंसंट्रेशन बेस की गिवन है, तो आप उसको इस फॉर्मूला में पुट करके यहाँ से उनकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हो कि कितना एसिड स्ट्रॉन्ग या कितना एसिड वीक होगा। तो यहाँ से सिर्फ एक चीज़ याद रख लो, Kb जितना ज़्यादा, Kb और Ka दोनों ही, Kb और Ka जितने ज़्यादा होंगे एसिड या बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जितने ज़्यादा होंगे इनके नेगेटिव लोग उतने ही कम होंगे। तो इनको याद कर लो, आपको एसिड और बेस की आप एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को इजीली बता सकते हो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक डेफिनेशन है बच्चों। मैं डेरिवेशन आपको करवा रही हूँ, लेकिन जो थ्योरी वाला काम है वो आप लोगों ने खुद इसको रीड करना है, और जिसको समझ नहीं आएगी वो मुझसे डिस्कस करे, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है? तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं जस्ट आपको वो बता रही हूँ, तो बाकी रीड आपने खुद करना है बुक से। यहाँ पे आपको ना एक चीज़ मिलेगी, लेवलिंग इफेक्ट।
यहाँ पे आपको एक चीज़ डेफिनेशन आप अगर बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे एक लिखा हुआ है लेवलिंग इफेक्ट। अब ये लेवलिंग इफेक्ट क्या चीज़ होती है? आपको पता है बहुत सारे एसिड है, जैसे कि H2SO4 को तो हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, परक्लोरिक एसिड हो गया HClO4, सॉरी कोमा, इसी तरह HNO3 हो गया। ये जो एसिड है ये आप सॉरी मैंने फोर्थ वाला कौन सा बोला, HCl, H2SO4, HClO4 और HNO3, ये सारे एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माने जाते हैं। ठीक है, मतलब ये अपना कंप्लीटली प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माने जाते हैं। अब ये जितने भी एसिड हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन सब का जो pKa की वैल्यू होती है ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इन सभी स्ट्रॉन्ग एसिड की जो pKa वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा एसिड है, पॉइंट्स का फ़र्क आता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वाटर के अंदर जब ये एसिड डिसोसिएट करते हैं तो इनका pKa का वैल्यू इक्वल आता है। तो इनकी इक्वल स्ट्रेंथ होती है, किसी भी तरफ अपना प्रोटॉन डोनेट करने की इक्वल स्ट्रेंथ होती है। तो इसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, ये सारे क्या करते हैं, वाटर में इनका pKa वैल्यू बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और ये इक्वल स्ट्रेंथ शो करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लेवलिंग इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने पढ़ना है, मैंने आपको pH और pOH बता दिया, वाटर की आयनाइजेशन हो गई, एसिड बेस की स्ट्रेंथ हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हमारा टॉपिक होगा इंडिकेटर का। वहाँ पे हम कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे, जैसे इंडिकेटर हमने पढ़ना है कि क्या होंगे। कॉमन आयन इफेक्ट हम पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ना है बफर सॉल्यूशंस, बफर्स हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम सोलबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, सोलबिलिटी प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें आप इंटर में भी पढ़ के आ चुके हो, लेकिन इसको एक मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी, बाकी आप लोग खुद भी देखोगे। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया? इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके यही थे, एसिड बेस वाला, थेरीज वाला। और इसके बाद जो हम लोगों ने इनऑर्गेनिक से रिलेटेड जो चैप्टर स्टार्ट करने हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उसमें जस्ट लर्निंग पोर्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब वो स्टार्ट होगा मैं उसकी भी आपको टिप्स बता दूंगी। अभी के लिए इस लेक्चर को इतना ही। इसको अच्छे से बुक से देखिएगा और किसी को समझ नहीं आएगा तो वो मुझे लाजमी मैसेज करें, मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगी और आपको जो अगर कोई पूछेगा मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।